देखो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में जाते जाते हम लोग का काफी पीछे ही थे हम लोग। हम मेरे ख्याल में ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन ये सब वाला बात डिस्कस कर लिए थे और ये पूरा का पूरा हो गया था। इसमें एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन मैंने छोड़ दिया था, थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो इसको घर पे आप लोगों को ट्राई करना, ठीक है ना। इसके आगे नेक्स्ट आप देखिए, एक चीज होता है, मतलब अभी ये जो 2-3 चीज अपन पढ़ेंगे ना, इनमें से किसी का भी नाम किताब में दिया हुआ है नहीं आप लोग के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम में 1-2 एमसीक्यू पूछा जाता है, तो इन सबको सुनो, जो फॉर्मूला दिखा रहा हूं इन सबको याद रखने का ट्राई करना, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपका सैंपल एरर। सैंपल एरर का बहुत ही सिंपल सा एक मीनिंग है कि आप सेम पॉपुलेशन में से 2 चाहे 3 चाहे 4 जितना मर्जी करे आप अपना सैंपल विड्रॉ करो। और जैसा कि हम जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में, ठीक है ना, कि ये पॉपुलेशन के कोई भी एक मान लो कि सामान के बारे में प्रेडिक्शन करने का काम होता है हमारा, लेकिन डायरेक्टली पॉपुलेशन पे सर्वे या मान लो कुछ भी चीज हम कंडक्ट करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन में से पहले सैंपल विड्रॉ किया, जो चीज हमको पॉपुलेशन के बारे में प्रेडिक्ट करना था उसका कैलकुलेशन पहले सैंपल के लिए किया, सैंपल से जो आंसर आया वो हम लोगों ने बोला कि ठीक है यही वाला चीज पॉपुलेशन का भी होना चाहिए। ये मोटा मोटा आइडिया था हमारा, ठीक है ना। अब इसी चीज में एक चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं सैंपल एरर। तो सैंपल एरर का मतलब है कि आप अगर सेम पॉपुलेशन में से 2 या उससे ज्यादा सैंपल विड्रॉ करते हैं और मान लीजिए कि सबका आप मीन कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि सारे सैंपल का मीन आपका सेम टू सेम आएगा, मीन आपका अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप मानो कि ये ले लो कि अपने स्कूल का मीन हाइट कैलकुलेट करने का मन था आपका, तो स्कूल का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हो गया आपका पॉपुलेशन उस सिचुएशन में। आपका जो क्लास है वो एक तरीके से एक सैंपल है। फिर सपोज करो कि आपके ही क्लास का आप दूसरा सेक्शन ले लो, ठीक है, आप अपने सेक्शन को एक सैंपल मानो, आपके ही क्लास का एक और सेक्शन ले लो आप, वो दूसरा सैंपल हो गया। या आप क्लास 11 पे चले जाओ, वो एक दूसरा सैंपल हो गया। अभी 11 वाला लोग का मीन हाइट और आप लोग का मीन हाइट जरूरी नहीं कि सेम आए, वो अलग अलग आ सकता है। अब दोनों का जो मीन हाइट आपका आया रहेगा ना, उसी मीन हाइट का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल एरर, ठीक है। आई विल रिपीट माई सेल्फ, सैंपल एरर का मतलब सेम पॉपुलेशन में से आप 2 सैंपल निकालिए, मीन चाहिए, वेरिएंस चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, जो भी चाहिए आपको, वो वाला पैरामीटर आप दोनों सैंपल के लिए कैलकुलेट करो और दोनों सैंपल से जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलेंगे सैंपल एरर। क्लियर मेरे ख्याल में। सैंपल एरर के अलावा नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या है, एक बार पहले डेफिनेशन पढ़ लो, फिर थोड़ा एग्जांपल देके समझाने का ट्राई करूंगा। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और सिंपली स्टैंडर्ड एरर इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट द पॉपुलेशन मीन इज लाइकली टू बी फ्रॉम सैंपल मीन, ठीक है। हम डेफिनेशन की एक बार यहीं पे पॉज करते हैं, ये बात का लाइन अपन इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या है, देखो कि जैसे सपोज करो कि वही स्कूल का स्टूडेंट लोग का आपको मीन हाइट चाहिए था, मानो कि ये आपका टारगेट था, आपने प्लान किया कि अपने ही क्लास के स्टूडेंट लोग का हाइट नाप लेते हैं, सबका जो भी मतलब हाइट आया रहेगा उसका मीन निकालेंगे और उसी की हेल्प से हम स्कूल का मीन डिक्लेयर करते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर का इस सिचुएशन में मतलब क्या है, देखो कि स्कूल का जो एक्चुअल मीन होगा, मीन हाइट होगा, और आप लोग के सेक्शन का जो मीन हाइट होगा वो 100% सेम टू सेम होगा, ऐसा नेसेसरी तो है नहीं, ठीक है। आपका क्लास का जो मीन हाइट आया है वो हम कह सकते हैं कि वो सैंपल का मीन हाइट है, और आपको उसके हेल्प से उसके बेसिस पे डिक्लेयर किसके बारे में करना है, पूरे स्कूल के मीन हाइट के बारे में, यानी कि पॉपुलेशन के मीन हाइट के बारे में, ठीक है। तो जो आपका सैंपल का मीन हाइट है और जो स्कूल के पॉपुलेशन का एक्चुअल मीन हाइट हो सकता है या हुआ रहेगा, उनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा पक्का, ठीक है। और उस गैप, उस डिफरेंस को ही जो है वो हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। कि सैंपल का हमने निकाला, मान लो कि मीन निकाला या वेरिएंस निकाला या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, और पॉपुलेशन का भी तो खुद का कुछ ना कुछ मीन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा ना एक्चुअली, ठीक है। तो जो एक्चुअली रहेगा उसका और जो आपके सैंपल का आया रहेगा, मीन हाइट चाहे मान लो कि वेरिएंस हाइट चाहे सपोज करो कि हाइट का स्टैंडर्ड डेविएशन, उन दोनों के बीच में जो गैप है उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। बाकी डेफिनेशन आपके लिए नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड एरर का मीनिंग मैंने कोशिश किया समझा दूं। उसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये 3 फॉर्मूला कि स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कैसे होता है। तो आपको क्या है कि मीनिंग नहीं पूछेगा, या उतना कोई मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, आपको तो डायरेक्टली बोल देगा देखो ये डेटा का वैल्यूज है, बताओ इसका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा। अब स्टैंडर्ड एरर भी 3 कैटेगरी का हो सकता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन हो सकता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ वेरिएंस हो सकता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है। 3 चीज हम कैलकुलेट करते थे, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तीनों का ही स्टैंडर्ड एरर पॉसिबल है। स्टैंडर्ड एरर को कभी कभार हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल देते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में।
स्टैंडर्ड एरर ऑफ वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अब ये बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसीलिए वो वाला बात यहाँ नहीं लिखा है, बाकी तीनों के लिए एप्लीकेबल। क्लियर मेरे ख्याल में। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन का फॉर्मूला आप देखिए, सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट ओवर एन। सिग्मा क्या था हमारे लिए? स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा वाज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन और एन क्या था हमारा? सैंपल साइज। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन और रूट ओवर एन बाई टू यानी कि सैंपल साइज डिवाइडेड बाय 2 का रूट चाहिए आपको। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ट्वाइस। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उस पर थोड़ा बात कर सकते हैं। देखो इसको, सोचो एक बार क्या किया जा सकता है। A sampling distribution of sample means x bar is formed from a population with mean weight इतना mu का value and standard deviation इतना। ठीक है, what is the expected value and standard deviation of x bar। देखो ये जो बोला हुआ है कि standard deviation of x bar, इसका मीनिंग हम क्या सोचेंगे? standard error of mean। ठीक है, तो वो हमको कैलकुलेट करना है। सैंपल साइज हमको कितना बताया है? 36। एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पे ले चलूंगा आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेड वैल्यू का मीनिंग क्या होता था? मीन। तो यहां पर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी अगर पूछता है तो वो मीन ही है। ठीक है, लिखो हियर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू 60 दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, आगे लिखो नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एरर, ताकि आपको दोनों डेफिनेशन याद रहे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू, अच्छा ये क्या चीज का स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढ रहे हो आप? मीन का। तो फॉर्मूला क्या था इसके लिए? सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट अंडर एन। सिग्मा का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है आपको कितना? 9 kg। तो 9 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एन, एन आपको कितना दिया हुआ? 36। तो ये लिखेंगे और 9 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6। सॉल्व करने पे कितना आएगा? 3 पॉइंट, अच्छा 3/2 कह रहे हो, 1 पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ओके अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं फिर। देखो इसको ट्राई कर आगे। अच्छा बताओ तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना हो जाएगा? ये फिर से म्यू ही रहेगा आपका, दैट इज गोइंग टू बी 55। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार मतलब स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर सिंस मीन का है तो फॉर्मूला वही रहेगा आपका सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट अंडर एन। सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 8 और रूट अंडर एन का मतलब रूट अंडर 49। सो दिस इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? 1.1। ये आपका आंसर। इसको ट्राई करो। एक करेक्शन में कर देता हूं, ये 68 मतलब 68 नहीं है, 6,8 है। अच्छा वो देखो बात करते हैं इस पे। इसमें कह रहा है कि कंसीडर अ सैंपल हैविंग वैल्यूज इतना इतना इतना, फाइंड द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। पहले आपको ये निकालना है। ये चीज अपन ने लास्ट क्लास में सीख लिया था, अभी मैं दोबारा एक बार करके दिखा देता हूँ। एंड ऑल्सो फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल वेरिएंस। तो फॉर्मूला इस बार हल्का सा अपना चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले मान लो कि जैसे मेरे को इनका निकालना है पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। तो ये अपन ने लास्ट क्लास सीखा था कैसे किया जाता है। ये रहा टेबल, इसमें डेटा फिल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 4, 6, 8 और 10। अच्छा इनका यदि मीन निकालोगे तो मीन एक बार फटाफट निकाल के बता दो कितना आ रहा है। एक्स बार इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन में कितना? 4। सो दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 28/4 एंड सॉल्व करने पे आएगा 7। बाकी आगे अगर इसको यूज करोगे आप तो एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि 4 माइनस कितना रहेगा यहाँ पे 7 विच इज इक्वल्स टू -3। 6 माइनस 7 इक्वल्स टू -1। 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1 और 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 3। स्क्वायर करने पे मेरे ख्याल में 9, 1, 1, 9। ठीक है ना, और इसके बाद जो फॉर्मूला अपन यूज करते थे वो मेरे ख्याल में था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में, अभी फिर से कैच है
कैच ये है कि आपको पॉपुलेशन का प्रेडिक्शन करना है। तो दो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, एक नीचे n वाला और एक नीचे n-1 वाला। यहाँ कौन सा यूज करोगे? n-1 वाला, करेक्ट। तो ऊपर आपका सम टोटल कितना आ जाएगा? 18 और 20। नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल में 4 है तो 3, तो कितना आ जाएगा बताओ? 6.6। ये हो गया आपका किसका वैल्यू? सिग्मा स्क्वायर। इसके बाद में आपको स्टैंडर्ड एरर चाहिए। स्टैंडर्ड एरर में भी आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? SE। सिंस इस बार आप वेरिएंस का फाइंड कर रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर n/2। सो दिस इज इक्वल्स सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 6.66 अपॉन में रूट अंडर 4/2। दिस इज इक्वल्स टू 6.66 अपॉन में रूट अंडर 2। अभी चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो अगर समय कम है तो, लेकिन अगर टाइम है तो आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ाना चाहिए। रैशनलाइज करो ऊपर नीचे तो एक रूट 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 से काटोगे तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा 3.33। दिस इज इक्वल्स टू 3.33 टाइम्स रूट 2 का वैल्यू रट के रखो 1.41। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है वो बताओ? 4.695। यहाँ छोड़ सकते हैं आप आंसर। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं फिर यहाँ से। स्टैंडर्ड एरर का कहानी खत्म, इतना ही था। ठीक है, इसके बाद में दो चीज है, इसको थोड़ा दिमाग में रखने का ट्राई करिए। जैसे पहला चीज है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, और दूसरा चीज है जिसको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अभी कॉन्फिडेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट जैसा है। ठीक है ना, और दोनों का मीनिंग जो है उसको थोड़ा ध्यान से आप समझने का ट्राई करो। अब आप क्या है कि सपोज करो, प्रोसेस तो अपना इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का पता ही है हम लोग को कि पॉपुलेशन के बारे में कुछ बोलना है, लेकिन पॉपुलेशन के ऊपर में रिसर्च करना मुश्किल है, इसीलिए सैंपल निकालेंगे, सैंपल पे रिसर्च करेंगे, जो आंसर आएगा उसको पॉपुलेशन के लिए डिक्लेयर करके ये प्रेडिक्ट करके छोड़ देंगे। ये हमारा तरीका है। इस तरीके में इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि कभी भी हमारा आंसर 100% राइट तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब इस तरीके को फॉलो करने के बाद में हमारा आंसर कितना परसेंट रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, ये कितना परसेंट रॉन्ग होना हम अपने आंसर को अलाउ करेंगे, उस चीज को कहते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर अल्फा। ठीक है, एक बार रीड करके देखो इसको। इट इज द प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज ऑफ आवर कंक्लूजन बीइंग इनकरेक्ट या रॉन्ग अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। क्लियर? आपको पता है कि आपका आंसर 100% राइट नहीं हो सकता, कितना परसेंट रॉन्ग आप करना चाहते हो अपने आंसर को, उस चीज को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसको? अल्फा से। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसका कॉम्प्लीमेंट है कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल बोलता है कि आपका आया हुआ आंसर या आपका दिया हुआ कंक्लूजन या आपका किया हुआ प्रेडिक्शन आपके पॉपुलेशन के बारे में कितना परसेंट या बाय व्हाट प्रोबेबिलिटी वो करेक्ट है, कितना परसेंट इनकरेक्ट है, दैट विल बी गिवन बाय सिग्निफिकेंस लेवल, एंड कितना परसेंट वो करेक्ट है, दैट विल बी गिवन बाय कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल के लिए सिंबल क्या है? अल्फा। कॉन्फिडेंस लेवल के लिए एक सिंबल है बीटा, बट बुक वगैरह में ये प्रेफर नहीं होता है। बुक वगैरह में आप देखेंगे कि 1 - अल्फा बोल के उसको यूज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है कि अगर प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, ठीक है ना, तो आपको याद होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी का हमेशा वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। ठीक है, तो इसका और इसका मिला के प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। इसी रीजन से अगर ये अल्फा है तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में 1 - ये क्या हो जाएगा? अल्फा। और परसेंटेज में अगर हम बात करें तो पूरा का होल परसेंटेज का वैल्यू कितना होता था? 100। तो परसेंटेज में अगर आप बात करोगे तो इसका परसेंटेज और उसका परसेंटेज मिलाया कितना होना चाहिए? 100। इसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू अगर आपके पास में अवेलेबल है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज वैल्यू अवेलेबल है तो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ। एक तो पहले ये बात याद रखना कि कॉन्फिडेंस लेवल प्लस सिग्निफिकेंस लेवल मिला के कितना रहेगा? प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 1 और परसेंटेज के हिसाब से 100। ठीक है मेरे ख्याल में। और आगे देखो एक एग्जांपल समझो इसको कि इफ द कॉन्फिडेंस लेवल इज 0.01 देन द सिग्निफिकेंस लेवल विल बी 1 - दिस व्हिच इज हाउ मच? 0.99। एंड इफ द कॉन्फिडेंस लेवल इज 1% देन द सिग्निफिकेंस लेवल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 99%। सपोज करके मैं ऐसे ही बोलूं कि इफ द कॉन्फिडेंस लेवल इज 0.05 तो सिग्निफिकेंस लेवल कितना हो जाएगा आपका? 0.95। कॉन्फिडेंस लेवल अगर मैं 5% बोल दूं तो सिग्निफिकेंस लेवल कितना हो जाएगा आपका? 95%। ये ऑटोमेटिकली आपको समझना। फिर से याद रखना, सिग्निफिकेंस लेवल मतलब कितना परसेंट रॉन्ग हो सकते हो,
और कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कितना परसेंट राइट हो सकते हो। सिग्निफिकेंस लेवल का सिंबल क्या है, अल्फा, और ये थ्रू आउट द चैप्टर अल्फा बार बार इसी चीज के लिए यूज होगा, ठीक है, कि आपका आंसर जो प्रेडिक्शन आपने किया है पॉपुलेशन के बारे में बाय द हेल्प ऑफ सैंपल, वो कितना परसेंट रॉन्ग हो सकता है। क्लियर मेरे ख्याल, ओके। इसके बाद में आता है एक समान डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज है, इसको समझाने के लिए एक अपन एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि सुबह सुबह मेरे को 5 स्टूडेंट को पढ़ाना है, ठीक है, और क्लास में मान लो कि 5 ही लोग के लिए जगह है, ठीक है। पांचों लोग क्या है कि सेम टाइम पे नहीं आएगा, सब लोग 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे करके आता है। तो जो पहला स्टूडेंट क्लास में घुसेगा उसके लिए कितने सीट का ऑप्शन है बताओ, 5। दूसरे स्टूडेंट के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए ऑप्शन नहीं है उसके पास, मतलब चॉइस नहीं है, फ्री चॉइस नहीं है बात। जो पहला बच्चा आया उसके पास में 5 सीट का फ्री चॉइस, वो जहां चाहे जाके सेटल हो सकता है। दूसरे बच्चे के पास में भी फ्री चॉइस है थोड़ा सा, मतलब पहले जितना नहीं है, उससे 1 यूनिट कम है नो डाउट, बट फ्री चॉइस तो है थोड़ा सा। थर्ड वाले के पास में भी थोड़ा फ्री चॉइस है। फोर्थ के पास में भी 2 ऑप्शन है, उन दोनों में से वो अपनी मर्जी से किसी एक पे जाके बैठ सकते। लेकिन जो पांचवा आएगा, अगर मान लो कि 5 ही स्टूडेंट का रूम का कैपेसिटी है, तो जो पांचवा आएगा उसको चॉइस नहीं मिलेगा, उसको बोला जाएगा भाई तुमको यहाँ बैठना है। बात समझ। अब इसमें क्या है कि फ्री चॉइस कितने लोग को मिल पाया बताओ, 5 स्टूडेंट में से 4 को मिल पाए। इसी चीज को बेसिकली हम समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल के, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या होगा, देखो, अगर आप पॉपुलेशन में से एक सैंपल ड्रॉ कर रहे हो जिसका साइज सपोज करो कि आपके n है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मान के चलेंगे n-1। इसका एग्जैक्ट आपको एग्जांपल अभी मैंने दी कि 5 स्टूडेंट घुसेगा, तो सैंपल साइज मेरा कितना हो गया 5, लेकिन उसमें फ्रीडम एक्चुअली कितने के पास में होगा, 4 के पास में, लास्ट वाले के पास में कोई फ्रीडम नहीं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, n-1। और अगर सपोज करो कि आपके पास में आपने 2 सैंपल विड्रॉ किया है, एक मतलब n1 का और एक n2 का, तो इन लोग दोनों का मिला के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है टेक्निकली वो कितना होना चाहिए बताओ, n1-1, और दूसरे वाले का n2-1, और दोनों को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, सोचिए n1 + n2-2। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एक बार फिर से बताओ मेरे को, सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब क्या था, कितना गलत हो सकते हो। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब कितना सही हो सकते हो। सिग्निफिकेंस लेवल का सिंबल अल्फा, कॉन्फिडेंस का 1 - अल्फा, दोनों को जोड़ के हमेशा कितना आएगा, 1 या फिर 100, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक सैंपल अगर आपके पास में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, n-1, दैट इज सैंपल साइज -1। और अगर मानो कि आपके पास में 2 सैंपल है, जब क्या होगा, इंडिविजुअली भी सोच सकते हो, या फिर दोनों का साइज टुगेदर मिला के दोनों में से 1 माइनस करना था, तो ओवरऑल कितना माइनस करना था, 2 माइनस करना था, n1 + n2-2। क्लियर मेरे ख्याल में। यहाँ आफ्टर डिग्री ऑफ फ्रीडम देयर इज समथिंग कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से सिर्फ कहानी है फिर से, हाँ, लेकिन सारा कनेक्टेड है, बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनते जाए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले से ओवरऑल समझा देता हूँ, फिर एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा आपके पास में पॉपुलेशन, ठीक है, और आप उसमें से मान लीजिए कि 2000, 3000, 5000 सैंपल विड्रॉ करते हैं, इतना समय है आपके पास में, और इंपॉर्टेंट कोई प्रोजेक्ट है, तो आप चाहते हैं कि आप गलत ना होए, तो जितना ज्यादा आप सैंपल निकाल के काम करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने 2000, 3000, 4000 सैंपल विड्रॉ किए, और सारे सैंपल्स का आपने ना नंबर दे दिया कि ये है मेरा सैंपल नंबर 1, ये है मेरा सैंपल नंबर 2, ये है मेरा सैंपल नंबर 3, ये है मेरा सैंपल नंबर 4, और ऐसे कर करके मानो कि आपने 5000 सैंपल विड्रॉ किए, ठीक है। सारे सैंपल्स का आपने अलग अलग से अपना मीन कैलकुलेट किया, कोई इशू नहीं। इसको आप ऐसे ही ले लो कि गुवाहाटी के सारे स्कूल्स पे आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, और हर एक स्कूल के अंदर में जैसे क्लास 1 का जो सैंपल आया वो हो गया आपका सैंपल नंबर 1, क्लास 2 का जो है वो हो गया सैंपल नंबर 2, 3 का जो है सैंपल नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 में चले गए। अगले स्कूल पे जब पहुंचे, क्लास 1 का जो सैंपल आया उसको आप बोल दिए हो गया हमारा सैंपल नंबर 13। फिर जो क्लास 2 का आया उसको आपने बोल दिया सैंपल नंबर 14। फिर जो उस स्कूल का क्लास 3 का आया उसको आपने बोल दिया सैंपल नंबर 15। ऐसा कर करके डिफरेंट क्लासेस का आपने मान लो कि टोटल 5000 सैंपल आपने विड्रॉ किया गुवाहाटी के सारे स्कूल्स में से, कंसीडरिंग कि गुवाहाटी का जितना भी स्कूल जाने वाला स्टूडेंट है दैट इज योर पॉपुलेशन इन दिस सिचुएशन। ऐसा आपने किया, और हर एक सैंपल का जो भी आपके पास में डेटा आया उसका आपने मीन कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर ये मीन कैलकुलेट करने के बाद में इसको अगर आप एक सिंगल टेबल में रिप्रेजेंट करते हो, जहां पे आप सैंपल का नंबर और उस सैंपल नंबर का मीन मेंशन करते हो, तो इस वाले टेबल को हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बताओ, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब थोड़ा सा एक बार रीड करो। इफ वी सेलेक्ट अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ऑफ अ डेफिनेट साइज फ्रॉम अ
population and calculate some statistic. जरूरी नहीं कि मीन ही कैलकुलेट करो, you might calculate variance also, you may calculate standard deviation also, कुछ भी एक चीज कैलकुलेट करो, लेकिन सारे सैंपल का सेम ही स्टेटिस्टिक आप कैलकुलेट करो. मतलब मीन किया तो सबका मीन करो, वेरिएंस किया तो सबका वेरिएंस करो, स्टैंडर्ड डेविएशन किया तो सबका स्टैंडर्ड डेविएशन करो. करने के बाद में such as mean of all the selected samples we get a series of values of that statistic. The values so obtained can be written in the form of a table. This table is basically called as what? Sampling distribution of the statistic under consideration. एग्जाम्पल बतौर आप इसको देखिए. मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन में से आपने बहुत सारा सैंपल विड्रॉ किया और सारे सैंपल का इंडिविजुअली ये सब आपका मीन निकल के आया है. सपोज करो x1 बार आया है, x2 बार आया है, x3 बार आया है, फिर डॉट 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 xn बार आया है. ये सारा का सारा मीन का वैल्यूज. ये किसका मीन है? आपके पहले सैंपल का मीन है. ये किसका मीन है? आपके दूसरे सैंपल का मीन है. ये किसका मीन है? ये आपके तीसरे सैंपल का मीन है. ये किसका मीन है? तो ये आपके nवें सैंपल का मीन है. ऐसा कर करके अगर आपको सारा सैंपल का मीन मिल जाता है और उसको आप ऐसे किसी एक टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, कंसिडरिंग कि ये हो गया आपका सैंपल नंबर 1 और ये हो गया उसका आया हुआ मीन, ये हो गया आपका सैंपल नंबर 2, ये हो गया उसका मीन, ये हो गया सैंपल नंबर 3, ये हो गया उसका मीन. तो ये जो टेबल आप प्रिपेयर करोगे इसको बोला जाता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर मेरे ख्याल में? एग्जाम में नहीं पूछेगा, एकदम टेंशन मत लो आप, बस लेकिन ये टर्म पता होना चाहिए आगे की चीज को समझने के लिए. बढ़ो आगे यहां से, पक्का ये और एक बार रिपीट करना है, होगा? ठीक है. नेक्स्ट आता है आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ये ठीक है ना? एक बार फिर से मेरे को बता दो, व्हाट इज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? बड़ा पॉपुलेशन, उसमें से क्या करोगे? बहुत सारा सैंपल निकालोगे. सारे सैंपल का क्या कैलकुलेट करोगे? मीन. उसको कौन से फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे? टेबल में. तो वो जो टेबल बनेगा आपका, जिसमें सैंपल का नंबर और सैंपल का आया हुआ मीन आप मेंशन करके छोड़ दोगे, उस टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. चलो आगे. नेक्स्ट आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. वैसे तो ये चीज हम लोग को प्रोबेबिलिटी में ही थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन प्रोबेबिलिटी में भी नहीं पढ़ा हमने, बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का क्या मतलब है? देखो, इस कर्व को ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं. पहले तो ये समझो, ये जो शेप है, ठीक है ना, इसको बेल शेप बोलते हैं. कौन सा शेप बताओ? बेल शेप. इस शेप को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. पर इसका अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है. वैसे तो बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारे काम का फिलहाल के लिए 3 प्रॉपर्टी है. उन 3 प्रॉपर्टी को थोड़ा हम समझने का ट्राई करते हैं. पहले देखो, द कर्व इज बेल शेप एंड इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 0. कंसीडरिंग ये वाला लाइन जो है, ठीक है, ये आप मान लीजिए अपना x एक्सिस, और ये अगर आपका x एक्सिस है तो एक कोई ना कोई ऑब्वियसली क्या एग्जिस्ट करेगा? बताइए, y एक्सिस. और y एक्सिस जो है वो ऐसा है कि मतलब बिल्कुल इसके बीचों बीच से ऐसे पास होता है, ऐसा समझे? ये y एक्सिस हो गया. और अगर आपको इक्वेशन याद हो तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता था? बताओ, x इज इक्वल्स टू 0. वेरी गुड, x इक्वल्स टू 0. तो पहला प्रॉपर्टी ये है इसका, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 0. मीनिंग कि अगर बीचों बीच एक ऐसा y एक्सिस आप खींच देते हैं, ठीक है ना, तो इसके इस तरफ जैसा कर्व है, कर्व का शेप इसके उस तरफ भी एग्जैक्टली सेम टू सेम, मिरर इमेज एक दूसरे का. ये आईना के जैसा है, इधर आदमी है, उधर उसका फोटो, सेम टू सेम. ठीक है. सेकंड पॉइंट देखिए क्या है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस इज 1 यूनिट. इसका क्या मीनिंग है? एक बार मैं दिखा देता हूं. यहाँ पे ये नीचे वाला लाइन क्या होगा? आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या है? आपका कर्व. इन दोनों के बीच में यदि आप सोचोगे तो ये जो शेडेड रीजन में मार्क कर, ये तो इन लोग दोनों के बीच का एरिया है ना. इस एरिया का जो टोटल वैल्यू है वो हर हमेशा कितना होता है? 1 होता है. ये सेकंड प्रॉपर्टी है. ठीक है. और थर्ड प्रॉपर्टी है कि द टोटल एरिया ऑन द लेफ्ट ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज 0.5 एंड टोटल एरिया, यहाँ पे ये होना चाहिए था, टोटल एरिया ऑन द राइट साइड ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज आल्सो 0.5. ये अंडरस्टैंडेबल है, सिमेट्रिक है ये पूरा का पूरा. टोटल एरिया कितना है इसके अंदर में? 1. तो इस लाइन के इस तरफ आधा होगा और उस तरफ आधा होगा, तो इधर वाला भी हाफ होगा और उधर वाला भी क्या होगा? हाफ होगा. आया बात समझ? तो चलो जल्दी से बताओ एक बार, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या था? बेल शेप्ड कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. 3 प्रॉपर्टी क्या क्या? सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 0. दूसरा, टोटल एरिया इज 1 एंड x इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट में भी एरिया हाफ और राइट में भी एरिया हाफ, सिमेट्री की वजह से. चलेगा यहां तक? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व खत्म. इसके बाद में आता है नेक्स्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम. ठीक है. अभी सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ, फिर हम लोग रीड करेंगे. सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछा जा सकता है. ठीक है. अभी सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलता है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलता है कि मान लीजिए कि आपके पास में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें से सपोज कीजिए कि आप 5000, 10,000, 7,000 सैंपल विड्रॉ करते हैं. सारे सैंपल का इंडिविजुअली आप कैलकुलेट करते हैं कि मीन क्या हो. ठीक है. अभी सबका मीन सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा.
फिर आपको क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जैसा काम नहीं करना है कि नंबर 1 का सैंपल का मीन इतना आया, नंबर 2 सैंपल का मीन इतना आया, नंबर 3 का इतना है, वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन था। अभी आप क्या करना है कि जैसे आप 7000 अलग अलग सैंपल निकालोगे, ठीक है ना, और सपोज करो कि सैंपल ऑलमोस्ट एक सा ही है, ठीक है, मानो कि वही स्कूल के बच्चों का आप ले लो, ठीक है ना, सारे स्कूल का आप डेटा वेटा निकाल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके मीन में बहुत ह्यूज वेरिएंस होगा। लाइक सपोज करो कि आप एक स्कूल के क्लास 12 के स्टूडेंट्स लोग का हाइट का मीन लिए, वो आया मान लो कि आपके कुछ 5.2 के आसपास है। अभी दूसरे स्कूल का ऐसा तो नहीं होगा ना कि सडनली वो 1.2 पे चला जाएगा, ठीक है, या सडनली किसी स्कूल का मान लो कि 15.2 पे चला जाएगा, असंभव। तो मीन जो आपका आएगा वो ऑलमोस्ट बिल्कुल आसपास का ही आएगा। जैसे एक स्कूल का अगर ओवरऑल मान लो कि क्लास 12 वाले लोग का 5.2 आया है, तो क्लास 1 वाले लोग का मतलब मैक्स टू मैक्स कितना, उनका भी तो कम से कम 3-4 तो कुछ तो होगा ही, 3 फीट का तो बच्चा हो ही जाता है। आ रहा बात समझ? तो मेरा कहना ये है कि आप चाहे सैंपल 7000 विड्रॉ करो, चाहे 10,000 विड्रॉ करो, चाहे 15,000 विड्रॉ करो, जब आप सारे सैंपल का मीन कैलकुलेट करोगे तो उसके अंदर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दे विल ऑल बी ऑलमोस्ट सेम नंबर्स, ठीक है, और बहुत लोगों का तो मीन रिपीट ही हो रहा होगा। आप सोच के देखो, सही कह रहा हूं? आ रहा समझ तनिक पक्का? एक बार मैं और कहता हूं, देखो बहुत ही मतलब बढ़िया, मतलब शानदार सा चीज है, आप उसको सोचिए तो आपको बहुत मजा आएगा कि अच्छा हाँ यार क्या बढ़िया चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक पॉपुलेशन है आपके पास में, आपको उस पॉपुलेशन में से 7000 10,000 ह्यूज क्वांटिटी में सैंपल विड्रॉ कर, सारे सैंपल का सेम चीज कैलकुलेट कर। एग्जाम्पल बताओ, गुवाहाटी के सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का आप अपना पॉपुलेशन मानिए और सारे स्कूल के अंदर में आप जा जाके अलग अलग क्लासेस का डेटा लीजिए और सबका आप हाइट का मीन निकालिए, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मीन अगर आप 7000 सैंपल देते हैं तो क्या आपके पास में 7000 अलग अलग वैल्यू आ सकता है? 7000 अलग अलग तो थोड़ा मुश्किल है, मतलब सपोज करो कि 50 अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, 500 अलग अलग वैल्यू भी चलो मैं मान लेता हूं, लेकिन 7000 में सारे सैंपल का एकदम से मतलब, और गिवन दैट कि हम मान लो कि डेसिमल के 1 प्लेस तक ही देख रहे हैं अभी, ठीक है, मान लो कि हम डेसिमल के 1 प्लेस तक ही देख रहे हैं, उससे ज्यादा प्रिसीजन नहीं है हमारे पास, तो 7000 अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेगा ना। मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? 50 अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा, 100 अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा, बहुत ज्यादा तो चलो 500 अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन दोज 500 वैल्यूज विल ऑल्सो बी क्लोजली रिलेटेड, मतलब एकदम आसपास का हो। अभी नेक्स्ट काम आपका क्या है कि जो अलग अलग वेराइटी ऑफ सैंपल मीन आपको मिला है, ठीक है, उसको आप प्लॉट कीजिए एक्स एक्सिस पे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जो अलग अलग वेराइटी ऑफ क्या मिला है आपको, सैंपल मीन, बहुत ज्यादा वैरायटी तो मिलेगा नहीं, मैक्सिमम कितना मिलेगा, 100 500, उससे ज्यादा तो नहीं, उसको आप प्लॉट कर लीजिए एक्स एक्सिस पे। और बचपन में जो बार ग्राफ आप बनाते थे, ठीक है ना, याद होगा आपको कि इस डेटा का वैल्यू इतना है तो उतना बड़ा बार बना दिया एक, ठीक है। तो जो अलग अलग वैल्यू आपको मिला उसको आपने कहां प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप प्लॉट कीजिए कि वो वैल्यू कितने सैंपल में मिला। मान लो कि जैसे हाइट आपको मिला 5.2 और सपोज करो कि 100 सैंपल में आपको वो मिला, तो 100 यूनिट का बार बना दीजिए। मान लीजिए कि हाइट आपको मिला 5.1 और वो आपको 200 सैंपल्स में मिला, तो आप वहां पे 200 यूनिट का एक बार बना दीजिए। और ऐसे कर करके जो डिफरेंट सैंपल का मीन आपने ऑब्टेन किया होगा, हर एक डिफरेंट सैंपल मीन को प्लॉट करना है कहां पे, एक्स एक्सिस पे, और हर प्लॉटिंग के सामने क्या ड्रॉ करना है आपको, बार बनाने का लॉजिक क्या है कि जितना सैंपल में वो आया हो, ये जितना सैंपल्स में हमको वो मीन मिला हो। आया बात समझ? ऐसा यदि आप करेंगे अपने 7000 10,000 सैंपल्स के लिए, ठीक है ना, तो यू विल सरप्राइजिंगली फाइंड कि आपके पास में एक नॉर्मल कर्व निकल के आ रहा है। मतलब उन सारे बार्स के टॉप को अगर आप ऐसे फ्री हैंड से जोड़ देते हो तो यू विल सी कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन रहा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास में जो सैंपल साइज आप ड्रॉ कर रहे हैं वो 30 या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। तो वंस अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, आपके पास में क्या रहेगा बताइए, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन में से आप क्या ड्रॉ करेंगे, बहुत सारा सैंपल, सारे सैंपल का क्या कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कि मीन कैलकुलेट करेंगे। फिर कितना भी सैंपल आप ले लो, मीन का बहुत ज्यादा वैरायटी आपके पास में नहीं होगा, तो जो लिमिटेड वैरायटी ऑफ मीन आपको मिलता है उसको कहां प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे। जो मीन जितने बार रिपीट हुआ या जो मीन जितने सैंपल्स के लिए रिपीट हुआ उतना बड़ा बड़ा बार वहां पे बना देना है आपको, ठीक है। और सारे मीन्स के लिए जब आप इस तरीके से बार बना के मान लीजिए कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप करेंगे तो यू विल फाइंड कि सारे बार के टॉप को जोड़ने से हम लोग देखेंगे कि क्या निकल के आता है हम लोग के पास में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर। आया समझ? और सेंट्रल लिमिट थ्योरम को अप्लाई कर पाने के लिए कितना सैंपल साइज होना जरूरी है, मिनिमम 30 या फिर उसके ऊपर।
दिस इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, एक बार पढ़वाता हूं, देखो यहाँ पे आप लोग पढ़ो इसको। Central limit theorem states that if from a population having mean mu and standard deviation sigma, a large number of random samples are drawn, then the distribution of the sample means will approximately follow normal distribution. A sample size of 30 or more is considered to be sufficient to hold central limit theorem. अगर 30 से छोटा सैंपल साइज होगा तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम होल्ड नहीं करेगा, वहां क्या होल्ड करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और मीनिंग क्या है, देखो ये है मीनिंग, समझने की कोशिश करो आप कि if we find frequency distribution of all the samples means obtained from a population and prepare a histogram of the frequency polygon from it, we will find that sample means are normally distributed. काला अक्षर भैंस बराबर, इसको छोड़ दीजिए। आप यहाँ देखिए ध्यान से, आप मान लीजिए कि बहुत सारा सैंपल विड्रॉ करेंगे, सबका जो मीन आपका आएगा वो मीन प्लॉटेड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और कौन सा मीन कितने लोगों के लिए आया, ठीक है ना, या कौन सा मीन कितने सारे सैंपल्स के लिए आया, वो चीज आप प्लॉट करेंगे अलोंग वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी। और ये करके जब आप बहुत सारा बार बार सारे मीन का बार बार बना के छोड़ देंगे, तो फिर जब इसके टॉप को आप ज्वाइन करोगे ना, तो यू विल सी कि नॉर्मल कर्व जैसा एक शेप निकल के आ रहा है। आया बात समझ? दिस इज व्हाट सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम होल्ड कराने के लिए सैंपल साइज मिनिमम कितने का होना चाहिए? 30 या फिर उसके ऊपर। क्लियर मेरे ख्याल में? चलेगा यहां तक? चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होता है उसको थोड़ा समझने का हम ट्राई करेंगे। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम ने हमको कुछ बोला, ठीक है, हमको बोला कि मतलब बहुत सारा सैंपल लीजिए, सबका मीन या कुछ भी कैलकुलेट कीजिए, उसको प्लॉट कीजिए एक्स एक्सिस पे, जो मीन जितने सैंपल में रिपीट हुआ उसका बनाइए बार, सबका बार और बना के फ्री हैंड से जोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्राप्त करने के लिए जो सैंपल का साइज होगा आपका, हर एक इंडिविजुअल सैंपल का, आप जैसे 5000 सैंपल विड्रॉ करेंगे तो हर एक सैंपल सेम साइज का होना चाहिए, और वो साइज का वैल्यू 30 या फिर उससे क्या होना चाहिए? ऊपर। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि जो आप सैंपल्स आप विड्रॉ करते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम या ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शन, आप सैंपल साइज को 30 से ऊपर का मेंटेन नहीं कर पाते, मान लीजिए कि आपका सैंपल का साइज 25 हो जाता है, 20 हो जाता है, 15 हो जाता है, 12 हो जाता है, कुछ वैसा हो जाता है, तो उस केस में क्या हो? उस केस में सेंट्रल लिमिट थ्योरम का छोटा भाई आ जाए। सेंट्रल लिमिट थ्योरम अगर अप्लाई होता तो जो कर्व हमको मिलता है इस सब कुछ नाटक करने के बाद में, वो कौन सा कर्व होता? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लेकिन अगर सैंपल साइज हम उतना या उसके ऊपर मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व नहीं मिलेगा, तब फिर हमको मिलेगा उसका भाई, जिसका नाम है टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता जुलता आदमी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझिए कि जो सबसे ऊपर वाला है ये है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि सैंपल का साइज आपका छोटा हो गया, ठीक है, तो उस केस में आपको ये डॉटेड कर्व सबके टाइप का कुछ मिलेगा, जिसका पीक जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से थोड़ा सा क्या रहेगा? नीचे। और इस टाइप के शेप को ही बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ शेप रिजेंबलिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सिंस इट इज नॉट एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो सारा प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एक जैसा देखने में होगा। ये सारा प्रॉपर्टी भी आप एक तरीके से आपके लेवल पे तो वैलिड मान ही सकते हो। इसमें भी वही है कि सिमेट्रिक रहेगा आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन भी, टोटल एरिया इसमें भी 1 और लेफ्ट में हाफ राइट में हाफ। ठीक है, लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली एप्लीकेबल कब? जब आपका सैंपल साइज 30 से कम रहे। एक बार रीड कर लो इसको। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेरी सिमिलर टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द सैंपल साइज इज स्मॉल देन इट्स सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन। The shape of T distribution depends on degree of freedom. ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। The shape of T distribution depends on the degree of freedom. As the number of degrees of freedom increases, the T distribution becomes more and more similar to standard normal curve. और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे बढ़ेगा बताइए? रिकॉल कीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता था? n-1। तो जैसे जैसे आप n को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के उतना पास रहेंगे, जितना कम डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि जितना छोटा आपका सैंपल साइज आप टी डिस्ट्रीब्यूशन से उतना दूर रहेंगे। जितना बड़ा आपका सैंपल साइज, सॉरी उल्टा बोल रहा, जितना बड़ा आपका सैंपल साइज उतना आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास रहेंगे, जितना छोटा आपका सैंपल साइज उतना आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से दूर रहेंगे, और अगर दूर रहेंगे तो आपके शेप को क्या बोला जाएगा? टी डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज को आप सैंपल साइज से भी एसोसिएट कर सकते हो और डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी एसोसिएट कर सकते हो, क्योंकि वो लोग दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो दो लैंग्वेज में बोल देता हूं। सैंपल का साइज जितना बड़ा आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के उतना पास, सैंपल का साइज जितना छोटा आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से उतना दूर। डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना ज्यादा आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के उतना पास, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना कम आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से उतना दूर। और दोनों सेम ही बात है। ठीक है ना,
और वही चीज यहाँ दिखाया हुआ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना बढ़ाते जाओगे, बिल्कुल मतलब कि इन्फिनिटी टाइप कुछ अगर कर दोगे तो उस केस में जो है वो आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व मिल जाएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना कम रहेगा आपका, जैसे 3 रहेगा या 10 रहेगा, तो इसका जो पीक वाला पॉइंट है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से काफी नीचे एग्जिस्ट करेगा। शेप ऑलमोस्ट सेम ही होता है। चलो आगे, एक और एग्जांपल है, देखो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 ले लिए तो बिल्कुल ये नीचे वाला मिलेगा, 3 ले लिए तो उससे थोड़ा ऊपर वाला, 8 ले लिए तो ये येलो वाला, फिर 20 लेने पे ग्रीन वाला, और बिल्कुल ही मान लो कि अगर बहुत ज्यादा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाए तो ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल का ऊपर वाला चलेगा। फिर इसके बाद में आता है हाइपोथेसिस। ठीक है, यहां तक ठीक है सब कुछ, कोई पार्ट रिपीट करना है कि हो जाएगा? हो जाएगा। हाइपोथेसिस भी अभी जो हम पढ़ेंगे वो ऐसी कहानी टाइप ही है, टेंशन नहीं लेना है आपको। आप अपने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को एक बार रिकॉल करो कि इसमें करना क्या होता था हम लोग, मतलब सैंपल लेके कैलकुलेशन करके पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना कुछ बोलना है। ठीक है ना। अब ये बोलने का 2 तरीका हो सकता था, अगर आपको याद हो तो। एक होता था एस्टिमेशन और दूसरा होता था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन कब हम यूज करते हैं, अगर याद हो तो, जब पॉपुलेशन के जिस चीज को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं इन जनरल, पैरामीटर। तो पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर का अगर प्रीवियस कोई नॉलेज या डेटा मेरे पास में नहीं है कि पहले वो कितना था नहीं था वगैरह वगैरह, तो उस केस में हम यूज करते हैं एस्टिमेशन थ्योरी। कि ठीक है, पुराना कोई नॉलेज है ही नहीं हमारे पास में, तो चलो ठीक है, एक नया सैंपल निकालो, उसी का कैलकुलेट करो, जो आया आंसर उसके हिसाब से कुछ ना कुछ बोल के छोड़ दो। ठीक है। और दूसरा होता है कि अगर आप पॉपुलेशन का मान लीजिए कि मीन निकालना चाहते हैं और आपसे पहले किसी ने वो एक्सपेरिमेंट कर रखा है जिसका डेटा आपके पास में है कि पिछले बार जब किया था ये वाला चीज तो पॉपुलेशन का मीन इतना आया था, तो इस टाइप का सिचुएशन अगर है तो वहां पर आपको पॉइंट एस्टिमेशन लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप क्या लगा सकते हैं बताइए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन डिटेल कैसे यूज होगा वो हम थोड़ा रुक के देखेंगे, फिलहाल हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस आप समझिए कि पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी है जो आप खुद से ही मान लेंगे। ठीक है, व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज एजम्पशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन आवर ओन। हम खुद ही मान लेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा वगैरह वगैरह। तो पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कोई भी एजम्पशन अगर हम मेक करते हैं उस एजम्पशन को ही बेसिकली क्या बोला जाएगा बताओ, हाइपोथेसिस। ठीक है, एक बार बोलो, आप लोग बोलो, व्हाट इज हाइपोथेसिस? खुद का एजम्पशन, करेक्ट। या एकदम शॉर्ट में सिंपल में आप बोलो तो एजम्पशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। बोलो क्या? एजम्पशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोथेसिस। आओ थोड़ा सा रीडिंग कर ले, पढ़ो इसको। A statistical hypothesis is an assumption about the value of a population parameter which may be true or false। ये याद रखना आप, है ना। मतलब आप जो कर रहे हो आपको कुछ पक्का पता नहीं है ठीक से, आप बस ऐसे तुक्का मार रहे हो कि मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए। उस टाइप का जो तुक्का आप मारोगे, उस तुक्का मारने को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं बताओ, हाइपोथेसिस। चलेगा यहां तक, आगे पढ़ो। Such assumptions are made before any final decision is taken about the population parameter on the basis of sample information। अभी ये क्या बात हो गई मैं आपको बताता हूँ। मानो कि वही मीन वाला आप नौटंकी करना चाहते हो। मान लो कि आज से 10 साल पहले भी कोई पॉपुलेशन सेंसस हुआ होगा, उस टाइम पर भी मान लो ये काम किया हो, और पिछले बार मिला था कि मीन जो हाइट आता है सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का वो 5.1 रहता है। तो ये तो पुराना बात है ना आपके पास में अवेलेबल। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? देखो, आप ऐसा बोल सकते हो कि यार मेरे हिसाब से अभी भी 5.1 ही हो, ये एक एजम्पशन हो गया। आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे हिसाब से अब 5.1 नहीं हो, लोग जो अब ज्यादा खा रहे हैं पी रहे हैं, माल न्यूट्रिशन थोड़ा कम हो गया, तो अभी क्या है कि थोड़ा बढ़ गया हो, अभी 5.3 हो गया हो। ऐसा भी बोल सकते हो आप। ऐसा भी बोल सकते हो कि नहीं, इन जनरल जेनेटिकली हम लोग मॉडिफाई हो रहे हैं और हम लोग का हाइट थोड़ा कम होते जा रहा है, तो हमारे हिसाब से तो 5.1 से नीचे चला गया। अब ये जितना भी आप बोल रहे हो ना, ये आपके हिसाब से आप बोल रहे हो, मतलब आपकी तरफ से ये अजम्पशन है। तो आपके बात में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बोल दिया तो वो राइट होगी, ठीक है ना। लेकिन इस टाइप का कोई भी एजम्पशन अगर आप मेक करते हो बेस्ड ऑन प्रीवियस इंफॉर्मेशन, उस एजम्पशन को ही बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस। डोंट एवर कंसीडर कि हाइपोथेसिस आपने कुछ बना लिया अब वो पक्का एक राइट बात ही है, वो एक फैक्ट बात ही है, वैसा नहीं। आप कोई एक एजम्पशन बनाएंगे, दैट एजम्पशन मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स, वो हमको नहीं पता, लेकिन हम जो एजम्पशन बनाएंगे उस एजम्पशन को बेसिकली क्या बोला जाएगा बताओ, हाइपोथेसिस। क्लियर है मेरे ख्याल में? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो जो हाइपोथेसिस या जो एजम्पशन आप बनाओगे दैट मे बी ट्रू, दैट मे बी फॉल्स। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि पक्का ट्रू ही होगा या पक्का फॉल्स ही। क्लियर मेरे ख्याल में? चले आगे यहाँ से, इसके आगे तो बाकी ठीक ही है। अच्छा, 2 टाइप का दुनिया में हाइपोथेसिस होता है, क्या क्या बताऊं? नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। फिर से रिपीट करो, क्या क्या बताऊं? नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है यहां तक? व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? तो नल हाइपोथेसिस में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्रीवियस डेटा के हिसाब से 5.1 था हाइट, आप बोल सकते हो कि मेरे हिसाब से 5.1 ही रहेगा,
ठीक है, या आप बोल सकते हो कि मेरे हिसाब से 5.1 से बढ़ गया हो, या आप बोल सकते हो कि मेरे हिसाब से 5.1 से कम हो गया हो। ऐसा कोई भी स्टार्टिंग एजम्पशन आप ले सकते हो। तो ये जो स्टार्टिंग एजम्पशन आप लोगे बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर जो भी आपने एजम्पशन मेक किया, मान लो कि पुराना इंफॉर्मेशन आपके पास में क्या था बताओ, 5.1 होगा, आपने बोला कि हाँ मेरे हिसाब से अभी भी 5.1, तो ये एक एजम्पशन है। इसका ऑपोजिट क्या होगा बताओ, कि 5.1 नहीं होगा। आया बात समझ? तो जो भी आपने इनिशियली बोला कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, उसको हम मान लेंगे नल हाइपोथेसिस, और जो भी आपने माना है इन द नल हाइपोथेसिस, उसका एग्जैक्टली जो ऑपोजिट सिचुएशन है उसको हम लोग बोल देंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, अच्छा देखो कंटिन्यू करते हैं एक बार फिर से वापस से। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आप मेरे को बताओ तो क्या था? एक सेकंड। हाँ बताओ तो, व्हाट वाज हाइपोथेसिस? एजम्पशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर, मतलब पॉपुलेशन के बारे में किसी भी टाइप का एजम्पशन खुद की मर्जी से, तो क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस दुनिया में कितने टाइप का हो सकता है? क्या क्या? नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं हम लोग कुछ भी अपने मन से ले लो, कुछ भी अपने मन से ले लो कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लो कि वही स्कूल, उसमें जाने वाला बच्चा और उसका मीन हाइट, प्रीवियस डेटा है कि आज से 10 साल पहले वो सर्वे हुआ था और सर्वे का रिजल्ट ये था कि द एवरेज हाइट वाज या मीन हाइट वाज 5.1। नाउ यू कैन मेक 3 टाइप्स ऑफ एजम्पशन इन द बिगिनिंग। ठीक है ना, वन एजम्पशन यू कैन मेक कि अभी भी मेरे हिसाब से म्यू का वैल्यू जो है वो कितना है? 5.1। वन एजम्पशन यू कैन मेक कि मेरे हिसाब से म्यू का वैल्यू 5.1 से बड़ा या इक्वल। ठीक है, एंड वन एजम्पशन यू कैन मेक व्हाट? म्यू का वैल्यू 5.1 से छोटा या इक्वल। इसी 3 टाइप का तो इनिशियल एजम्पशन आप बना सकते, और तो कोई इनिशियल एजम्पशन का आइडिया नहीं हो सकता ना। तो ये जो इनिशियल एजम्पशन अगर आप इस टाइप का बनाते हो तो उसी को बोला जाता है नल हाइपोथेसिस। उसका सिंबल है ये वाला H0। ठीक है, और यहां पर भी दिस इज H0। देखो आया समझ में? ठीक है, इनिशियल एजम्पशन दैट यू कैन मेक और दैट यू आर अलाउड टू मेक, ठीक है ना, इज बेसिकली नोन एज व्हाट? नल हाइपोथेसिस। जैसे सिचुएशन जिस टाइप का एग्जांपल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उस एग्जांपल में ये 3 काम आप कर सकते हैं। पुराना इंफॉर्मेशन आपके पास में कि 5.1 था, अब आप बोल सकते हो कि ठीक है अभी भी उतना ही होगा, या आप बोल सकते हो कि अभी नहीं उससे ज्यादा या फिर इक्वल होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि उससे कम या फिर इक्वल होगा, और तो क्या ही बोल सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस। अब जो भी आप नल में कह रहे हो ना, उसका सौतेला भाई, उसका टोटली ऑपोजिट, वो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या होगा बताओ? सिंबल होगा H, सबस्क्रिप्ट में E। भी इस सिचुएशन का HA का अंडरस्टैंडिंग क्या होगा बताओ? म्यू नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें HA का हो जाएगा म्यू लेस देन 5.2, और इसमें HA का मीनिंग क्या हो जाएगा? म्यू ग्रेटर देन 5। देखो ये समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज हाइपोथेसिस? assumption regarding population parameter. What is hypothesis? Assumption regarding population parameter. Clear मेरे ख्याल में? How many types of assumptions can you make in the beginning? 3. ऐसा ऐसा चाहे ऐसा। यह assumption made in the beginning is called as null hypothesis. Initial word नहीं यूज होता है, क्या बोलेंगे उसको? null hypothesis. And whatever is said in null hypothesis, while choosing null hypothesis, you are free to choose any one of them. आप इन तीनों में से कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा, सब कुछ चलेगा। ठीक है, लेकिन एक बार जब पहला हाइपोथेसिस आपने ले लिया, उसके बाद में जो भी आपने अपने नल हाइपोथेसिस में लिया है, उसका एग्जैक्टली जो उल्टा सिचुएशन हो, उस उल्टे सिचुएशन को आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लेना। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। व्हाट इज हाइपोथेसिस? assumption made regarding population parameter. इनिशियली जो आप assumption मेक करेंगे उसको क्या बोला जाएगा? नल हाइपोथेसिस। और उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट वाले को क्या बोलोगे आप? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस मिला के ये जोड़ा कितने टाइप का हो सकता है? 3। एक में इक्वल मान लिया तो अपोजिट वाले में अनइक्वल, एक में ग्रेटर देन इक्वल टू माना तो अपोजिट वाले में लेस देन, और एक में लेस देन इक्वल टू माना तो अपोजिट वाले में ग्रेटर देन। आया समझ? क्लियर मेरे ख्याल में? इन तीनों में ना आपको फोकस करना है ऑल्टरनेट वाले पे। किस पे फोकस करना है बताओ? ऑल्टरनेट वाले पे। ऑल्टरनेट का वैल्यू जैसा, उसके हिसाब से इसका एक नाम आता है। जैसे ऑल्टरनेट बोले कि हमको 5.1 से आगे जाना है, तो ये 5.1 के किस तरफ जाना चाहता है? राइट या लेफ्ट? राइट। इसको हम लोग बोलेंगे राइट टेल टेस्ट। ठीक है, इसमें ऑल्टरनेट कहां जाना चाहता है?
लेफ्ट, किसके लेफ्ट में जाना चाहता है 5.1 के, इसको बोला जाएगा लेफ्ट टेल टेस्ट। अब इन सब नामों का बाद में प्रयोग है, बाद में एप्लीकेशन है इसका, अभी ये बस नाम सुनते जाओ। राइट में जाना चाहता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस तो क्या बोलोगे, राइट टेल टेस्ट। लेफ्ट में जाना चाहता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस तो क्या बोलोगे, लेफ्ट टेल टेस्ट। और इसका तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ये तो नॉट इक्वल बोल रहा है, और नॉट इक्वल बोल रहा है मतलब लेफ्ट में भी जा सकता है राइट में भी जा सकता है, तो इसको क्या बोलोगे, टू टेल टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट वर्ड थोड़ा मैंने एक्सेसरेट कर दिया, आप ऐसा समझिए कि ये राइट टेल वाला सिचुएशन है, ये लेफ्ट टेल वाला सिचुएशन है, और ये टू टेल वाला सिचुएशन। कौन सा टेल वाला सिचुएशन है ये कौन डिसाइड करेगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। कौन डिसाइड करेगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जैसा बिहेव कर रहा होगा अकॉर्डिंगली आप उसका नाम का क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं। इसमें ऑल्टरनेट राइट जाना चाहता है इसीलिए राइट टेल, इसमें ऑल्टरनेट लेफ्ट जाना चाहता है इसीलिए लेफ्ट टेल, इसमें ऑल्टरनेट दोनों तरफ जा सकता है इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, टू टेल। नहीं आया समझ, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अभी नेक्स्ट आप ये सब तो पढ़ ही लिए, इसको पढ़ लो एक बार। नल हाइपोथेसिस, इट इज assumption corresponding to population parameter value, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय H0। नेक्स्ट वाला क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, any hypothesis which contradicts the null hypothesis is the alternative hypothesis, it is denoted by HE। नल में आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, अल्टरनेट में आप कुछ भी चूज नहीं कर सकते। आप समझिए कि इसके पास में फ्रीडम है, ये कुछ भी ले सकता है, लेकिन ये हमेशा उसका ऑपोजिट लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि द टू हाइपोथेसिस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, मतलब एक दूसरे का कंप्लीटली ऑपोजिट है। तो इसमें क्या है कि इफ H0 इज ट्रू देन HA विल बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ये भी चीज ऑब्वियस, सिंस दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट बात बोल रहा है इसलिए दोनों का दोनों एक साथ तो ट्रू नहीं हो सकता। तो अगर कभी H0 ट्रू हो रहा है तो ऑटोमेटिकली HA क्या हो जाएगा, फॉल्स। या कभी अगर HA ट्रू हो रहा है तो ऑटोमेटिकली H0 को क्या होना पड़ेगा, फॉल्स। हम किस टाइप का सिचुएशन कभी एनकाउंटर नहीं कर पाएंगे, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों कभी सेम बात बोलेगा ही नहीं, दोनों हमेशा ऑपोजिट बात बोलेगा। तो उन दोनों में से कोई एक का ट्रू हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। आया समझ यहाँ तक, ओके। फिर जो मैंने समझाया वो इस पेज में है, पढ़ो एक बार। फॉर एनी पॉपुलेशन H0 एंड HA कैन टुगेदर मे टेक वन ऑफ दीज फॉलोइंग फॉर्म्स, कि ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू तो वो ऑटोमेटिकली लेस देन, ये लेस देन इक्वल टू तो वो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन, और ये अगर इक्वल टू तो वो ऑटोमेटिकली नॉट इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन एज वेल एज लेस देन। नॉट इक्वल टू का मतलब तो वही होता है। अब इस सिचुएशन में देखो कि HA जो है उसको क्या बोला जाएगा, लेफ्ट टेल ऑल्टरनेटिव, या आप लेफ्ट टेल ही याद रखो बस, उतना ही काफी। HA को सेकंड वाले में क्या बोला जाएगा, राइट टेल, और थर्ड वाले में क्या बोला जाएगा, टू टेल। और 1 और 2 को कंबाइंड इन जनरल कभी अगर बोलना हो तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 टेल वाला सिचुएशन, नंबर 1 वाला और नंबर 2 वाला, और जो 2 टेल वाला वो 2 टेल वाला है। चलेगा यहां तक। इसके बाद में नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ट्री टेस्ट। ठीक है, ठीक है, देखो अगला टॉपिक है हम लोग का स्टूडेंट्स ट्री टेस्ट। इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा बचपन में चलना चाहूंगा। वैसे तो उम्मीद थोड़ा कमी है कि साइंस वाइंस की बात आप लोगों को याद हो, फिर भी कोशिश करके देखते हैं। एसिड बेस बोल के एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने, पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था। एसिड बेस से रिलेटेड एक मतलब क्या है कि वैसे तो बहुत सारा टेस्ट होता था, एक बहुत ही सिंपल सबसे मतलब मजेदार वाला होता था लिटमस टेस्ट, कि डालो लाल हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लाल डालने से एसिड होता था और ब्लू होने से उल्टा भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं, मुझे भी याद नहीं है ठीक। ब्लू से हाँ मतलब ठीक है, वो याद है ना आप लोग। मतलब उस टेस्ट से फायदा क्या होता था, हमें पता चलता था कि एसिड है कि बेस। वो तो आप टेस्ट करके भी बता सकते हो कि जीभ जल गया तो एसिड, नहीं जला तो बेस। दोनों से जलता है क्या, कुछ कुछ याद है साइंस का आप लोगों को, नाइस। अभी पॉइंट ये है देखो कि जैसे वो लिटमस पेपर आपको बता देता था ना कि भाई डाला और पता चलिए कि ये एसिड है कि ये बेस है, वैसे ही हमारे पास में एक टेस्ट होना चाहिए जिससे किसी भी पॉपुलेशन के बारे में जब हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस अपने हिसाब से अज्यूम कर। अब हमारे नल और अल्टरनेट में समस्या क्या है कि हम तो बस तुक्का मार रहे हैं, आया बस, वी आर नॉट श्योर कि हमारा नल वाला राइट है कि हमारा अल्टरनेट वाला राइट है। तो कोई तो दुनिया में ऐसा आदमी होना चाहिए, ऐसा सामान होना चाहिए जिससे हम टेस्ट कर सके कि इन दोनों में से कौन सा राइट है। आया बात समझ। तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर मियर assumptions, वो तो तुक्का मार रहे हो कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, वो हो गया assumption। स्टूडेंट्स ट्री टेस्ट इज लाइक लिटमस पेपर, जो आपको बताएगा कि आपके उन दोनों assumption में से कौन सा assumption राइट है और कौन सा assumption रॉन्ग है। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाए।
पॉपुलेशन के बारे में प्रीवियस कुछ इन्फॉर्मेशन होगा आपके पास में, सैंपल के बारे में आपके पास में इन्फॉर्मेशन होगा, और सारे इन्फॉर्मेशन को देख के आप अपने मनमर्जी का इन तीन में से कोई भी सिचुएशन ले सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। सारा एक साथ नहीं बोल पाओगे ऑब्वियसली, एक किसी सिचुएशन में किसी एक पेयर को ही आप ले पाओगे, लेकिन एक सिचुएशन में एक पेयर तो ले सकते हो। तो आपने तो एक तरीके से दोनों तुक्का मार दिया कि इक्वल भी हो सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी बोल दिया आपने। अब लेकिन कोई तो ऐसा दुनिया में सामान चाहिए ना जो इस चीज का मतलब क्या है कि कंफर्मेशन कर सके कि आपने जो दो तुक्का मारा है उसमें से कौन सा तुक्का राइट है और कौन सा तुक्का रॉन्ग है। तो वो आदमी है स्टूडेंट्स टेस्ट। स्टूडेंट्स ट्री टेस्ट will help you to judge out of the two assumptions that you have made in the name of null hypothesis and alternate hypothesis, which one is supposed to be correct and which one is wrong। वो तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, एक राइट तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा, और पढ़ लो एक बार। If sample size is small less than 30 then the sampling distribution follows t distribution। ये हमने देख लिया कि 30 या उसके ऊपर रहेगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और 30 या उससे कम रहेगा तो t डिस्ट्रीब्यूशन। आगे देखो, instead of normal distribution, ठीक है। Hence test statistic used in this situation are commonly known as students t test। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का मतलब कुछ नहीं है, वो लिटमस पेपर समझो आपकी एक ऐसा कुछ है सामान जो हम अभी आगे चल के देखेंगे, जिस सामान को यूज करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि H0 और HA में से which one is true and which one is false। What does it does for us? तो it helps us in deciding which out of H0 and HA is true। There are two types of t test, एक है one sample t test और एक है two sample t test। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। इसके बाद में आता है थोड़ा बहुत क्वेश्चंस। पहले ये सिचुएशन पढ़ लो आप लोग, और चाहो तो ये हेडिंग भी लगा लो आप कॉपी में, लिखो हाउ टू फाइंड क्रिटिकल टी वैल्यू बाय लुकिंग एट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। How to find critical t value by looking at t distribution table। ठीक है, हमारे अभी के डिस्कशन का यही लास्ट टॉपिक होगा। इसका भी 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग और एक बार स्टॉप कर देंगे, बाकी हम लोग शाम को देखेंगे। डन मेरे ख्याल में यहाँ तक। एक क्वेश्चन देखिए और वहां से फिर मैं समझाता हूँ कि करना कैसे। पढ़ो इसको। ये कह रहा है कि फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू मतलब क्रिटिकल टी वैल्यू ही होता है, क्योंकि आप सब कुछ टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही करेंगे। फॉर अल्फा इक्वल्स टू 0.05। अल्फा का मीनिंग क्या था, सिग्निफिकेंस लेवल, मतलब आपका आंसर कितना परसेंट रॉन्ग हो सकता है उसका ये वैल्यू। विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 फॉर अ राइट टेल्ड या अपर टेल्ड टेस्ट। अब ये सब ऐसे अगड़म बगड़म है, इसको करना कैसे है उस बात को समझो। किताब खोलो आप लोग, पेज नंबर एक बार बता दो तो मेरे को। 6-7। जो लोग वीडियो देखेंगे वो लोग भी ML अग्रवाल किताब जो है वो रेफर कर लेंगे। 6 से 7 मिल गया होगा, ठीक है। अभी आप देखो उसके अंदर में एकदम से जो लेफ्ट कॉलम है ना आपका, उस कॉलम में आपको अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहा हो, एकदम लेफ्ट कॉलम 675 पेज नंबर पे, ठीक है। लेफ्ट कॉलम में आप देखो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 ये सबसे स्टार्ट हो रहा है। उसमें आप 16 पे जाओ, ठीक है, और 16 वाले रो में आप अब राइट की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करो और एकदम से टॉप रो को देखो। आप टॉप रो में क्या दिया हुआ, 0.2, फिर 0.2 के बाद में 0.1, 0.1 के बाद में 0.05, उसके बाद में 0.025, उसके आगे और कम होता जा रहा है। आपको कितने के लिए चाहिए, 0.05 के लिए। तो आप देखो कि 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऊपर का वैल्यू 0.05 में आंसर क्या है आपका, 1.746। तो राइट टेल टेस्ट में आप इसको देखो कैसे लिखोगे, टी ऑफ, मैं एक बार बोल देता हूँ, हाँ ये जनरल फॉर्मेट है, याद रखना। टी ऑफ अल्फा यहाँ लिखा जाता है और ब्रैकेट में लिखा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बताओ, टी ऑफ 0.05 ब्रैकेट के अंदर में 16 इज इक्वल्स टू कितना बता रहे थे, 1.72646, ये आपका, ठीक है। और जब भी आप मतलब टेबल से वैल्यू देखोगे ना, इसको थोड़ा सा समझना, जब भी आप कहां से वैल्यू देखोगे बताओ, टेबल से, तो उसका आंसर शुरू में हमेशा राइट है, मतलब राइट नहीं बोलता हूं, पॉजिटिव है। क्या आएगा बताओ,
पॉजिटिव है। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अच्छा, इसका अपना खुद का एक इंटरप्रिटेशन, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि जो भी सिचुएशन हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो नॉर्मल जैसा ही दिख रहा होगा ऐसा। इस नंबर का इंटरप्रिटेशन है, देखो कि यहां पर एक लाइन होगा जिसमें ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, राइट। ये आप ऐसा समझिए कि ये टी का एक्सिस, किसका एक्सिस है बताओ, टी का, जिसमें बीचों बीच होगा टी इक्वल्स टू 0, ठीक है, बीचों बीच होगा यहाँ पे टी इक्वल्स टू 0, और उस तरफ जो है वो आपके ये मतलब इस लाइन के राइट साइड जो है वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड का टोटल एरिया हाफ, लेफ्ट साइड का टोटल एरिया हाफ। आपने टी किसका निकाला बताओ, 0.05 है ना, टी 0.05, ठीक है। और ये जो वैल्यू आपके आया ये काइंड ऑफ समझिए कि ये वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इन सब बातों का अभी कोई यूज नहीं है आपके लिए, लेकिन आप ये लॉजिक जो वो दिमाग में बिठा के रखें कि जो भी आप सॉल्व करके टी वैल्यू निकालोगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे, उसमें आप समझो कि ऐसा कुछ एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। और ये लाइन जो है एक्चुअली में ये 1.746 इसी का वैल्यू है, मतलब इस पॉइंट का वैल्यू है काइंड ऑफ, और इसके आगे कुछ ऐसा एरिया टाइप रहेगा, चलेगा। इस पे हम थोड़ा रुक के बहस करें, मतलब सैंपल जब मैं वन सैंपल टी टेस्ट बताऊंगा ना तब मैं ज्यादा और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि टेबल से आपको ये निकालना है और ये निकाल के आपको इस टाइप का डायग्राम जो है वो दिमाग में रखना है, ठीक है मेरे ख्याल। नेक्स्ट आ जाओ आप इस वाले पे, पढ़ो देखो एक बार, और ये निकालना है आपको लेफ्ट टेल टेस्ट के। एक बार देख लो, देख के बताओ मेरे को, अच्छा बताओ तो कितना आ रहा है। देखो राइट टेल के लिए क्रिटिकल वैल्यू डायरेक्टली आपको टेबल से मिल जाएगा, लेफ्ट टेल के लिए क्या होगा कि डायरेक्टली आपको टेबल से वैल्यू नहीं मिले। लेफ्ट टेल के लिए भी आप पहले राइट टेल वाला ही वैल्यू ढूंढोगे। कितना आ रहा है बताओ तो, टी ऑफ 0.01, डिग्री ऑफ फ्रीडम 22, कितना आ रहा है आंसर 2.508, ये आ रहा है आपका आंसर। अभी थोड़ा सा समझो, ये सिचुएशन होगा, ये एक लाइन है, इस तरफ का आपका ये रीजन है, ठीक है ना, और ये हो गया आपका क्रिटिकल वैल्यू कौन सा 0.01 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है ये 2.508। अब हम जानते हैं देखो कि लेफ्ट टेल में क्या होगा ना कि ये जो लाइन है जो मैंने अभी राइट टेल के कॉन्टेक्स्ट में उधर बनाया, लेफ्ट टेल में ये लाइन इधर बनना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि जो आपका ये वाला शेप था वो कैसा था, सिमेट्रिकल, तो जितना मान लो कि उस तरफ है एग्जैक्टली उतना ही इस तरफ भी हो, ठीक है। तो इसके नीचे लिखूं, एक बार दोबारा यहां पर देखो, लेफ्ट टेल के लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूं, राइट टेल वाला तो मेरे ख्याल में क्लियर है आपको, और राइट टेल वाले में क्या था आपकी, बस टेबल देखो और टेबल देखने के अंदर बस आंसर निकालो, जो आया वो आपका आंसर, ठीक है ना। लेफ्ट टेल वाले में क्या होगा आपके कि लेफ्ट टेल वाले में टेबल जब आप देखोगे ना, ये वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में सपोर्ट के लिए भी दिया रहेगा, हो सकता है कि पूरा टेबल ना दिया हुआ रहे, आपको सिर्फ वैल्यूज दिया हुआ रहे, तो वैल्यू जनरली हमेशा राइट टेल के लिए ही दिया जाएगा। लेफ्ट टेल में जब भी आपको इसको चेंज करना है तो लेफ्ट टेल में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इसके बाहर आप माइनस साइन लगा दोगे, टी ऑफ 0.01 के बाहर माइनस ऑफ 22 इज इक्वल्स टू ये वाला आपका हो जाएगा 2.508, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा और बता देता हूँ, उससे फिर आपको क्लैरिटी रहेगी नेगेटिव साइन ऐसे क्यों शिफ्ट हो गए, ठीक है। जो एरिया वाला बात अभी थोड़ी देर पहले आप लोग पूछ रहे थे ना, तो इसमें क्या है कि ये जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है आपका बाउंड्री पॉइंट, पॉइंट नॉट एरिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, बाउंड्री पॉइंट। और बाउंड्री पॉइंट के राइट में कोई एक एरिया होगा जिसको हम लोग राइट टेल के टाइम पर इस तरीके से शेड कर देते, आया बात समझ। अभी लेफ्ट टेल में भी क्या है कि सिमेट्रिक होने की वजह से अगर राइट टेल का बाउंड्री पॉइंट ये है तो उतना ही एनक्लोज अगर एरिया मेरे को लेफ्ट में कराना है तो एग्जैक्टली उसके रिजेंबलिंग एक पॉइंट होगा यहाँ पे, आया बात समझ। उस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा ये, और इस पॉइंट की सपोज करो कि मैं एक लाइन ऐसा बना देता हूँ जहां पर दिस इज माइनस ऑफ t.0.01 which is equals to negative of 2.508 and both the calculations are done for degree of freedom कितना 22, ठीक है। तो इस सिचुएशन में सिमेट्रिक होने की वजह से इस बाउंड्री के राइट में जितना एरिया होगा इस बाउंड्री के लेफ्ट में भी एग्जैक्टली उतना ही एरिया हो, ठीक है। और ये चीज भी आप क्लियर करके दिमाग में डाल लो अब, ठीक है। मैं बोल देता हूं इस पे कि ये जो नंबर निकल के आएगा इट इज नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट द एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, बाउंड्री। हाँ इस मैं और डिटेल में बोल देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है इसका वैल्यू ये है, ये वाला जो पॉइंट है मैं कलर चेंज कर देता हूँ पिंक, ये वाला जो पॉइंट है
इस पॉइंट का वैल्यू ये है, कंसीडरिंग कि ये वाला एक्स एक्सिस जैसा टी के लिए बिहेव कर, ठीक है। तो इस पॉइंट के राइट में जितना एरिया होगा सिमेट्रिक होने की वजह से उसके एग्जैक्टली नेगेटिव काउंटर पार्ट के इस तरफ भी उतना ही एरिया, ठीक है। सो जब कभी भी आपको एक चीज थोड़ा देख लो, यहाँ पे राइट टेल का सिचुएशन होगा ना, तो क्रिटिकल वैल्यू आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू को प्लॉट करोगे और प्लॉट करने के अंदर राइट टेल के टाइम पर राइट का एरिया शेड करो, ठीक है। ये वाले पेज पे मैं लिख देता हूँ कि ये डेमो पेज है। आप कौन सा पेज है बताओ? डेमो, क्योंकि इसमें गलती से तो दोनों बना दिया ना, लेकिन जब आप लेफ्ट टेल को बना रहे हो, ये इमेजिन कर रहे हो, तो ऐसा फोटो नहीं बनाना है। तब आपको कैसा बनाना है यहाँ पे देखो, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखना ध्यान से, इसको रहने दो। ये ग्राफ आपका ऐसा नहीं होना चाहिए लेफ्ट टेल के टाइम। नो डाउट टेबल से जब आप देखोगे तो आपको पहले तो यही आंसर मिलेगा कि टेबल में तो सब कुछ राइट का ही दिया हुआ है, फिर राइट से आप उसको लेफ्ट में चेंज करोगे और फोटो जो आप ड्रॉ करोगे ना खुद के लिए, वो ऐसा होगा इस टाइप से, ठीक है। और इसमें सिंस आप लेफ्ट टेल का बात कर रहे थे, तो आप सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को प्लॉट करके एरिया शीट, ठीक है, वो ये होगा ऐसे। टी ऑफ कितना बताओ, या नेगेटिव ऑफ टी ऑफ 0.01, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऊपर लिख दो, नहीं लिखने से भी होता है 22 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हम लोग -2.508। और इंटरप्रिटेशन इसका ऑब्वियसली वही है कि इस पॉइंट का जो वैल्यू है इस लोकेशन का वो ये है, ठीक है। और लेफ्ट टेल के टाइम पर यू आर सपोज टू शेड दिस एरिया, इसको शेड कर, देखो क्लियर है। चलो आगे, लास्ट एक है टू टेल के लिए। अभी टू टेल के लिए पूरा प्रोसेस ही थोड़ा सा अलग रहता है। आप ऐसा समझो कि राइट टेल में क्या होता है ना कि क्रिटिकल पॉइंट आपको एक बार ढूंढना है, और क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ के जो भी आपका शेडेड एरिया होना है वो पूरा का पूरा कहाँ शिफ्टेड रहेगा, राइट में, ठीक है। फिर लेफ्ट टेल में क्या होता है कि क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है, पहले तो आप राइट वाला क्रिटिकल पॉइंट ढूंढोगे, फिर उससे नेगेटिव साइन लगा के लेफ्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट ढूंढोगे, और जो भी शेडेड रीजन है आपका, ये शेडेड एरिया है, वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट में। टू टेल में क्या होता है कि थोड़ा शेडेड रीजन राइट में होना चाहिए और थोड़ा शेडेड रीजन लेफ्ट में होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा मतलब एग्जैक्टली आधा आधा होना चाहिए, ठीक है। अभी वो जो आधा आधा रीजन होना चाहिए ना, तो वो कैसे निकलता है, लिखो हियर, ये अल्फा है आपका, लेकिन टू टेल का जब भी काम होगा तो आप अल्फा से डील नहीं करोगे, आप अल्फा बाई 2 से डील करो। लिखो नाउ अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.10 अपॉन 2, पहले सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 0.05, ठीक है। और आप टेबल से ये ढूंढोगे टी ऑफ 0.05 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 80, देखो तो एक बार कितना आ रहा है, 1.74734, ओके 1.734 ऐसा आ रहा है आपका। और ये जो आपने निकाला है ना, ये किसके लिए निकाला है बताओ, टी ऑफ अल्फा बाई 2 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए निकाला, ये याद रखना, ठीक है ना। अब इसका प्लॉटिंग जब आप इमेजिन करोगे तो आप एक चीज और भी देख लो, ये जैसे आपका राइट वाला क्रिटिकल पॉइंट हो गया, लेफ्ट वाला क्या होगा, नेगेटिव ऑफ टी एट 0.05 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 18, so this will be obviously negative of 1.734, इस टाइप का ये होगा आपका कर्व, ठीक है। एक इधर एक इधर, ये हो गया आपका, मैं डायरेक्टली 1.734 बोल के लिख देता हूँ, ये आपका टी है एट 0.05 कंसिडरिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम एज 18, और ये आपका -1.734। कौन से पॉइंट का हम बात कर रहे हैं वो भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाले का और ये वाले, ठीक है। एंड दिस इज टी ऑफ 0.05, ये नेगेटिव ऑफ टी ऑफ 0.05 बेटर है, नेगेटिव ऑफ टी ऑफ 0.0 ऐसा, ठीक है। और शेडेड रीजन इस बार आपका थोड़ा उधर भी होगा और थोड़ा इधर भी, ये अप्रोच रहेगा आपके टू टेल टेस्ट, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, देखो राइट टेल में ज्यादा कोई झमेला नहीं है, डायरेक्टली आपको टेबल से ये सपोर्टिंग वैल्यू से राइट टेल का आंसर मिल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट का। क्रिटिकल पॉइंट जो है वो दिमाग में एकदम क्लियर कर लो, अब कह देता हूं उस पर कि वो एरिया रिप्रेजेंट नहीं करता, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। राइट टेल के टाइम पर शेडेड रीजन किधर रखना है आपको, राइट में। लेफ्ट टेल जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, तो पहले टेबल से राइट टेल वाला वैल्यू सिमेट्री की वजह से सीधा माइनस लगा दो, तो लेफ्ट टेल वाला वैल्यू मिल जाएगा आपको क्रिटिकल वैल्यू। और शेडिंग के टाइम पर ऐसा नहीं करना है, इसमें लेफ्ट में शेड करना है। और टू टेल के टाइम पर सबसे पहले करोगे अल्फा का आधा, फिर उससे करेस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यू, एक आपके राइट का होगा एक आपके लेफ्ट का होगा, दोनों को इंडिविजुअली प्लॉट
और दोनों के करेस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट दोनों में एरिया इस तरीके से शेड। ठीक है, चलो अभी यहीं स्टॉप कर दे।